हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पूरा प्रीवियस का एक पूरा सेट है, तो इसको लास्ट तक देखना एंड अपना लास्ट में स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है, जो कि न्यू एनसीईआरटी है, और साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी चल रहे हैं। तो आप जो है 5 बजे एंड 3 बजे दोनों क्लास अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बात कही गई है कि हमारा सौर परिवार जो है निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। यानी जो हमारा सौर परिवार है, ये हम लोगों ने चैप्टर में ज्योग्राफी के देखा था। जो हमारा सौर परिवार है निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना हुआ है। तो कौन सा है आपका? ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र है, सप्तऋषि है, या फिर नक्षत्र मंडल है, या फिर ग्रह है, सूर्य है, या फिर उपग्रह है, या फिर ध्रुव तारा है, या फिर आपका सूर्य ग्रह है, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, और साथ ही साथ आपका उल्का पिंड। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो इसमें सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा। यानी सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सारे जो ग्रह होते हैं खगोलीय पिंडों से मिलकर के जो हमारा सौर परिवार बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछा है, कई बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पे। 32 है, इसमें बात कही गई है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। यानी जब 7वीं शताब्दी आई तो कौन सा ऐसा विचार था इसमें से जिस पे लोगों ने अपना विचार, यानी विचार पर लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। तो पहला है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, या फिर केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, या फिर सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, या फिर व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा 32 का, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सामाजिक विशेषाधिकार सभी का जो है जन्म का परिणाम है। तो ये इस पे क्या हुआ था, लोगों ने क्या किया, सवाल उठाना शुरू कर दिया था। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जब 7वीं शताब्दी आई तो लोगों ने क्या कहा, मतलब क्योंकि ये सदियों से धारणाएं बनी आ रही थी कि जो सामाजिक अधिकार दिए जा रहे हैं, विशेषाधिकार जो लोगों को मिल रहे हैं, वो उनके जन्म का परिणाम है। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ, लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पे। 33 जो है पेरिया पूर्णम जो है एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। जो आपकी एक कृति है पेरिया पूर्णम, ये एक तमिल कृति है, ठीक है, तमिल भाषा में लिखी गई है। तो ये किसके बारे में, इसको मतलब इसके द्वारा किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला है सिपाहियों और सैन्य जो है जनरलों के बारे में, या फिर विद्वानों और कवियों के बारे में, या फिर राजाओं और रानियों के बारे में, या फिर साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में। तो इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 33 का 4 ऑप्शन सही होगा, साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में इसके द्वारा हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो कृति है कौन सी भाषा में लिखी गई है, तमिल भाषा में लिखी गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। 34 जो है इसमें बात कही गई है स्त्री पुरुष तुलना। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से। ठीक है, तो इसमें अगला है क्वेश्चन स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। यानी जो स्त्री पुरुष तुलना है ये पुस्तक लिखी गई थी, तो कौन सा ऐसा सुधारक है जिसके द्वारा इसकी रचना की गई। तो पहला है ईवी ईवी रामास्वामी नायकर, या फिर पंडिता जो है रमाबाई, या फिर ताराबाई शिंदे, या फिर वीरेश जो लिंगम पंतुली। तो इसमें आपका आंसर जो है 34, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी ताराबाई शिंदे जो है इनके द्वारा लिखी गई थी स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्री पुरुष तुलना में क्या हुआ था
स्त्रियों और पुरुषों की जो तुलना, यानी स्त्रियों की जो स्थिति थी, जो दशाएं थी पुराने टाइम में, उनके बारे में लिखा गया था, और जो पुरुष थे उनके बारे में इसमें लिखा गया था। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 35। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तार निर्माण हो रहा था, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का जो विस्तृत निर्माण हो रहा था, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा? इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, या फिर पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है, या फिर पहाड़ जो है मतलब क्षयित होते हैं, या फिर पहाड़ी लोग रोजमार्गों को बना रहे हैं। तो इसमें आपका आंसर जो 35 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है उसी के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग हुआ, काफी डेवलपमेंट हो रहा है, तो प्रौद्योगिकी के ही माध्यम से ये संभव हो पा रहा है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 36 पे चलते हैं। 36 जो है क्वेश्चन आदर्शन और रीजन का दिया गया है। इसमें बात कही गई है, दादा भाई नौरोजी जो हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, ठीक है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये आपका आदर्शन है। रीजन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 36 है, क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इसमें पहला जो बताया गया कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, ठीक है, ये तो बात सही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अगला है, मतलब यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन बात आ गई यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो ऐसा नहीं है, अध्यक्ष बने हुए थे। अगला है, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, यानी वो क्या थे? व्यवसायिक और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो आप क्वेश्चन सोशल साइंस के हो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोशल साइंस में क्या हो रहा है, अब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, सीधे सीधे लाइनें उठा करके बुक से दे दी जा रही हैं। तो जब तक आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप बुक अच्छे से रीड नहीं करेंगे, आप सोशल साइंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और जब तक पेपर 2 में सोशल साइंस में आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा, तब तक आपका पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कड़वा सच है, क्योंकि क्या हो रहा है, अब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं सीधे लाइनें। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो आप नहीं बता पाओगे कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे या नहीं थे, ठीक है, वो अध्यक्ष बने या नहीं बने, वो कौन मतलब प्रचारक थे, या फिर वो कहाँ रहते थे, उन्होंने कब क्या किया। तो ये सब कुछ आपको डिटेल में समझने के लिए जो है बुक फॉलो करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी खुद से रीड कर सकते हैं तो खुद से रीड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो 5 बजे की क्लास जो होती है आप उसको ज्वाइन करिएगा, उसमें बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई, तो आप लोग प्लेलिस्ट से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बात जो कही जा रही है, यानी कि दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो इसमें ये है कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो इसमें आपका आदर्शन और रीजन, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है ए गलत है, परंतु आर सही है। तो इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो है फर्स्ट आपका गलत हो जाता है, और आदर्शन जो है वो आपका गलत है, लेकिन रीजन जो है आपका वो सही है, क्योंकि वो लंदन में रहते थे, साथ ही साथ कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी ये रहे थे। तो ए तो आपका गलत हो गया, लेकिन बी आपका सही, यानी आर आपका जो रीजन दिया गया वो आपका सही है। आदर्शन जो था वो यहाँ तक तो सही था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन जो बात कह दी गई लास्ट में कि वो अध्यक्ष नहीं बने, तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये अध्यक्ष बने थे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। 37 है, इसमें बात कही गई, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं, यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में अधिकांशतः कौन सी दो गैसें पाई जाती हैं? ओजोन और आपका हीलियम, नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो 37 जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में दो गैसें जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपका नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पे। 38 है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक जो निरूपक प्रतिरूप है, यानी कि पृथ्वी का जो वास्तविक जो प्रतिरूप है,
वो कौन सा है आपका? ग्लोब है, मानचित्र है, उपग्रह से प्राप्त चित्र है, या फिर रब्बी गेंद है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है, इसमें बात ये कही जा रही है कि पृथ्वी का जो है प्रतिरूप, यानी कि पृथ्वी के जैसे आपको कौन सा दिखता है? तो सिंपल सी बात है, आपका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो ग्लोब है वो क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप ही है। अगर आप पृथ्वी पे जो भी है वो आपको ग्लोब पे देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी जितने अपने अक्षांश पर जितना झुकी हुई है, वैसे आपका ग्लोब भी अपने अक्षांश पे उतना ही झुका हुआ है। ठीक है, तो सेम उसका प्रतिरूप मिल जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे। अगला है 39। इसमें बात कही गई है सन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की जो न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? यानी कि जो बाल विवाह शुरू हुआ था, इसमें महिलाओं और पुरुषों की जो न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो पहला है 17 वर्ष और आपका 15 वर्ष, 20 वर्ष और आपका 18 वर्ष, या फिर 18 वर्ष आपका 16 वर्ष, या फिर 21 वर्ष और आपका 18 वर्ष। तो 39 जो है, इसमें आपका आंसर सही होने वाला है थर्ड, यानी कि 18 वर्ष और आपका 16 वर्ष हो गया। क्योंकि पहले जो था 1929 में बाल विवाह अधिनियम जो पारित किया गया था, तो उसमें रखी गई थी लड़के की उम्र 18 वर्ष, लड़की की जो थी उसमें थी 16 वर्ष। ठीक है, तो क्रमशः जो न्यूनतम आयु क्रमशः रखी गई थी वो आपकी इतनी थी। लेकिन उसके बाद जब संशोधन किया गया था, तो लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। आपके ऑफिशियल आंसर की में थर्ड ही ऑप्शन है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 40। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले? ठीक है, सही विकल्प का चुनाव करें। गेहूं जो है, हम लोगों ने चैप्टर जब डिस्कस किए थे, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गेहूं जो है सबसे पहले कहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ और कौन से लोग थे जिन्होंने इसका जो है सबसे पहले उत्पादन स्टार्ट किया था। तो आपका पहला है नीलगिरी जो हिल्स में, या फिर गारो हिल्स में, या फिर जो है मालाबार हिल्स में, या फिर सुलेमान और किरथर की हिल्स में। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका था 14, इसमें आपका सही होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में क्या है, गेहूं जो है सबसे पहले उत्पादन शुरू किया गया था। पहले क्या था, लोग एक जगह नहीं रुकते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो एक जगह रुकने लगे तो वहां पे उन्होंने जानवर पालने स्टार्ट कर दिए। जब जानवर पालने स्टार्ट किए तो धीरे धीरे पेड़ लगाने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है खेती करनी स्टार्ट कर दी। तो खेती जब उन्होंने करनी स्टार्ट की, तो उन्होंने गेहूं उत्पादन स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, एक जगह लोग धीरे धीरे करके क्या है, इस पहले तो एक जगह थोड़े टाइम के लिए रुकते थे, वहां पे खेती करते थे, फिर मूव कर जाते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके लोग एक ही जगह पर निर्धारित रूप से रहने लगे थे। तो ऐसे ही करके गांव का जो निर्माण हुआ था, खेती करना भी तभी से स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले जो गेहूं का उत्पादन है, फसल उगाने की सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलते हैं, जो सबूत मिलते हैं, वो आपका सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में ही मिलते हैं। तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है 41। इसमें बात कही गई है पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उखाड़ती है, पवन जो है कैसे बनती है, यानी जो पवन है वो कैसे बनती है? तो पहला है पौधों और जीव जंतुओं की गति से, या फिर उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति, या फिर निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की और वायु की गति, या फिर संघनित वायु की गति। तो क्वेश्चन में जो 41 है, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति से क्या होता है कि जो पवनें बनती हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42 पे। 42 जो है आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यानी जो 42 है ये आपका आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें बात कही जा रही है, जो आपका आदर्शन दिया गया है, 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। ठीक है, यानी 1960 की ये बात है। क्या हुआ था कि द्विभाषी के लिए जो है आपका बंबई प्रांत और आपका जो है मराठी और गुजराती,
भाषाई लोगों को क्या हुआ था, दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था कि जो मराठी बोलते हैं उनको अलग राज्य में और जो गुजराती बोलते हैं उनको अलग राज्य में। ठीक है, ये बात तो सही है। अगला इसका जो आदर्शन दिया गया है, यानी जो रीजन दिया गया है वो है 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ। ठीक है, पंजाब जो है पंजाबी भाषियों मतलब भाषाओं के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए थी। तो इसमें आपका आदर्शन भी सही है और आपका जो है रीजन भी सही, लेकिन क्या है ये व्याख्या नहीं सही से कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बात हो रही है कि गुजरात और बम्बई मराठी भाषा के लिए, और इसमें बात आ जा रही है 1966 में पंजाब का विभाजन दो राज्यों में हुआ। तो इसमें आपका आंसर जो है 42 का यानी 43 का, एक मिनट 44 कहाँ, 42 का आपका जो आंसर है वो थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं किंतु लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 43। इसमें बात कही गई वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल भोजन वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे कहते हैं। तो आपका जन्मजात बीमारियां कहते हैं, या फिर आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं, या फिर संचरणीय बीमारियां कहते हैं, या फिर उपार्जित बीमारियां कहते हैं। तो जो बीमारियां एक दूसरे के संपर्क से फैल रही होती हैं, जैसे कि आपका जल है, भोजन है, वायु है इत्यादि से जो बीमारियां फैलती हैं। तो 43 जो है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि आनुवांशिक बीमारियां होती हैं। एक मिनट, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल वायु भोजन इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसमें आपका होगा संचरणीय बीमारियां कहते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 43 का आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, माफ करिएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा यानी संचरणीय बीमारियां कहते हैं, क्योंकि क्या है एक दूसरे के संपर्क के माध्यम से फैल रही हैं, तो वो क्या है संचरणीय मतलब जो एक दूसरे में फैल रही हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 पे चलते हैं। 44 जो है इसमें आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें है पहला, सन 1770 में यानी कि 44 जो है सन 1770 में बंगाल में एक भयानक जो है अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। क्योंकि क्या हुआ था, सन 1770 में बंगाल में जो है अकाल पड़ा था जिसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे, यानी बहुत सारे लोग जो है मर गए थे। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी जो है खत्म हो गई थी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों की डेथ हो चुकी थी। अब इसमें बात जो कही जा रही, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनिए, यानी कौन सा विकल्प जो है वो सही है। पहला है ए गलत है किंतु बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है, या फिर ए और बी गलत है मतलब ए सही है और आपका ए बी दोनों गलत हैं, या फिर ए सही है किंतु बी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसमें आपका आंसर सही होगा 2, यानी कि दोनों क्या है ए और बी दोनों सही हैं। क्योंकि सन 1770 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसमें बहुत सारे यानी लगभग करोड़ों लोग जो है मार डाला था, यानी बहुत सारे लोग जो थे मर गए थे। और इसमें क्या हुआ था, इस अकाल में भारत बंगाल के 1/3 आबादी जो है वो खत्म हो गई थी। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए भी आपका सही है और आपका बी भी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। 45 जो है इसमें बात कही गई है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। तो इसमें आपका पहला है संसाधनों की जो खपत को घटाना, या फिर संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, या फिर संसाधनों का पुनः चक्रण, या फिर वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो इसमें आंसर जो है आपका 45 का 2 सही होगा, यानी कि ए तो आपका सही है, सी भी आपका सही है और साथ ही साथ डी भी आपका सही है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि वाला आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए सी और डी आपके ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 46। ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा। इसमें बात जो कही गई है भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र जो है बेसिन की व्याख्या करने वाले जो कथन का चयन कीजिए, यानी जो उपमहाद्वीप है
और गंगा जो ब्रह्मपुत्र है उसकी जो व्याख्या कर रहे हैं उसमें से कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 46 जो है पहला है, इस प्रदेश में जो है शंकुधारी वन उगते हैं, या फिर यह जो है बेसिन जो है उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र को जो है इस क्षेत्र की जलवायु जो मुख्यतः मानसूनी है, या फिर वेनिस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो है स्थलाकृतियां हैं। तो 46 जो है इसमें आपका आंसर सही होगा थर्ड, यानी कि 46 का आपका आंसर थर्ड सही है। डी बी सही है, सी सही है आपका और डी सही है, यानी कि बी सी और आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शंकुधारी जो वन है ये नहीं उगते हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन खाली गलत हो रहा है, बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं, यानी सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। वो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ब्लर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक जो है ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि यानी जो पृथ्वी है उस पर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो पहला है, यहाँ सूर्य की किरणें जो है तिरछी होती हैं, या फिर यहाँ है जो स्थल रुद्ध है, या फिर यह महासागरों से घिरी है, या फिर दोपहर का सूर्य ठीक जो है सिर के ऊपर होता है। तो 47 जो है इसमें आपका आंसर सही होगा 4, क्योंकि क्या होता है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सूर्य की किरणें क्या है वो सीधी पड़ रही होती हैं, दोपहर के टाइम जो है बिल्कुल सीधी सीधी पड़ रही होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है वहां पर अधिक ऊष्मा प्राप्त हो रही होती है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, हीट भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए क्या होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वन जो है अधिक मात्रा में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश भी हो रही होती है और साथ ही साथ वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ रही होती हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी दोपहर का जो सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यानी सीधे जो है किरणें पड़ रही होती हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 पे चलते हैं। 48 है, इसमें बात कही गई है वेद समाज की जो है स्थापना सन 1864 में मद्रास में हुई, यानी कि कथन जो ए और बी को ध्यान से पढ़े। तो पहला है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 48, इसमें पहला है आपका वेद समाज की स्थापना सन 1864 में मद्रास में हुई। बी जो दिया गया है वेद समाज जो है आर्य समाज से प्रेरित था। तो इसमें बात करनी है जो सही विकल्प को चुनना है। तो ए गलत है किंतु बी सही है, तो इसमें आपका आंसर जो है 48 का 4 ऑप्शन होगा, यानी ए सही है, परंतु क्या है बी आपका गलत है, क्योंकि वेद समाज जो है वो आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, ये आपका गलत हो जाएगा। बट आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि वेद समाज की जो स्थापना है सन 1864 में मद्रास में हुई थी। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 49। अगला जो क्वेश्चन है 49, इसमें बात कही गई है, ये भी आपका ए और बी को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला है जेम्स मिल में सन 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया, यानी जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो कितने भागों में प्रकाशित हुई थी, 3 भागों में प्रकाशित की गई थी। ठीक है। अगला है इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। तो इसमें आपका जो है कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा गया था या फिर नहीं बांटा गया था। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है वो तो आपका सही है, क्योंकि जो जेम्स मिलहेम ने सन 1817 में जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया था, तो ये तो आपका सही है। लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि 3 भागों में तो बांटा गया था, बट प्राचीन, मध्य और आधुनिक में नहीं था। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो है 4 सही होगा, यानी ए आपका तो सही है लेकिन बी आपका गलत हो जाता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक अगर को पूछ ले कौन है, तो जेम्स मिल है। कब इन्होंने लिखा था, सन 1817 में प्रकाशित हुई थी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 50 पे। अगला है, इसमें बात कही गई है जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं, जो बहुत समृद्ध तथा ब्रिटिश होती हैं यानी विशिष्ट होती हैं। आदर्शन जो था आपका, रीजन दिया गया है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी। उनका उपयोग भी जो है, उनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते थे। जो जमीन होती थी, जो मतलब जमीन थी, जंगल और घास के जो मैदान थे, और पानी यानी पानी वानी पे सबका क्या था, बराबर की संपत्ति यानी सभी का बराबर का अधिकार था उस पे, और जिसका उपयोग जो है मिलजुल कर सभी करते थे। तो इसमें आपका जो आंसर होगा यानी 50 क्वेश्चन का आपका आंसर जो है थर्ड सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है, व्याख्या सही से नहीं हो पा रही है। ठीक है, व्याख्या जो है वो सही से नहीं हो पा रही, क्योंकि पहले ऑप्शन में बात ये कही जा रही है जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल थी। तो इसमें बात जो की जा रही है सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में, और इसमें बात जो कही जा रही है जंगल, घास, पानी, मैदान के बारे में। तो ए और आर है तो सही, बट जो है व्याख्या सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है कि आदर्शन जो दिया गया क्या वो सही है, फिर देखना होता है क्या जो रीजन दिया गया वो सही है, फिर देखना होता है क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं सही है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 51 पे। 51 जो है डैश के कारण जो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, यानी कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण लद्दाख को तिब्बत कहते हैं, छोटा तिब्बत कहते हैं। भौगोलिक जो है समीप्य की वजह से, या फिर धार्मिक समानता के कारण, या फिर समान भोजन, या फिर भाषाई समानता। तो इसमें आपका आंसर जो है सही हो जाएगा 51 का थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि आपका बी भी सही है और आपका सी भी सही है और आपका डी भी ऑप्शन सही है, यानी धार्मिक समानता जो होती है और साथ ही साथ समान भोजन और साथ ही साथ भाषाई समानता, इसकी वजह से क्या है, इसको छोटा तिब्बत भी कहते हैं लद्दाख को। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भौगोलिक की वजह से यानी भौगोलिक तो उसको अलग हो जाएगा, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आपका थर्ड में बी, सी और डी ऑप्शन सही है, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पे। 52 जो है हिंदुस्तान मतलब सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही विकल्प चुने। तो 52 जो है इसमें आपका पहला है HMRA के सदस्यों ने जो साडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी, या फिर भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इनकी जो स्थापना की, या फिर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह जो है कोटला ने इसकी स्थापना हुई, या फिर 1928 में पंजाब के जो अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1928 में पंजाब के अमृतसर में नहीं हुई थी। तो इसमें आपका यही ऑप्शन गलत है, यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो निगेटिव है, निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 53 पे। 53 जो है क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है, यानी कि क्या कोई वस्तु जो है, कोई चीज जो है किसी पदार्थ को संसाधन बनाती है। तो पहला है वस्तु की खोज, शुद्धिकरण, या फिर उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, या फिर निष्कर्षण। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कोई अगर वस्तु है या फिर कोई चीज है, अगर उसको संसाधन बनाएगी तो जब तक उसका उपयोग होगा, अगर उसका उपयोग हो रहा है तो आपके लिए संसाधन है,
जैसे कि मान लीजिए बाइक है, साइकिल है, फोर व्हीलर है, तो आप उसका प्रयोग कर पा रहे हो तो आपके लिए वो संसाधन है। मोबाइल है, अगर आप मोबाइल का प्रयोग कर पा रहे हो तो आपके लिए संसाधन है। तो जिसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक संसाधन के रूप में हो जाता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। 54 जो है इसमें बात कही गई है, आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य मतलब सुसंगत विश्लेषण में लग गए। ठीक है, अगला है इसका जो रीजन दिया गया है, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। यानी कि अनवरत यानी बहुत सारे जो कार्य थे वो दिल्ली और आगरा में चलते रहे। तो इसमें आपका आदर्शन दिया गया और आपका रीजन दिया गया है। यानी 54 का आपका आंसर जो सही होगा 2, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत विश्लेषण में लगे हुए थे। क्योंकि यानी भव्य, उस टाइम जो क्या था कि बहुत सारा जो है आविष्कार हो पा रहा था, यानी वास्तुकला थी, जो इमारतें थी वो बन रही थी, साथ ही साथ जो आगरा है और दिल्ली पर बहुत अच्छे जो है निर्माण हो रहे थे, अनवरत निर्माण के कार्य चल रहे थे। ठीक है, तो ये आपके जो आदर्शन है और रीजन दोनों सही है और साथ ही साथ व्याख्या भी कर पा रहे हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा 54 का, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, यानी आगरा और दिल्ली में जो है विशेष रूप से कार्य चल रहे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। 55 जो ये भी आपका आदर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें बात जो कही गई है, पहला ऑप्शन है, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत जो है हल्ट मैकंजी ने की थी। यानी जो आपका राज्य वसूली थी वो कब से शुरुआत हुई थी, मतलब हल्ट जो मैकंजी थे उन्होंने शुरुआत की थी। रीजन जो दिया गया, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। यानी जो जमींदार लोग थे वो तो अपना कर देते ही थे, साथ ही जो प्रधान थे उनकी जिम्मेदारी होती थी कंपनी को जो कर वसूलते थे लोगों से वो जाकर के कंपनी को दें। ठीक है, अब इसमें जो आपका क्वेश्चन है 55, इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो है, एक सेकंड, 55 का आपका आंसर होगा थर्ड सही, क्योंकि इसमें बात जो कही जा रही ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बात जो चल रही है कि इसकी जो मतलब राजस्व वसूली की व्यवस्था है वो किसने शुरू की, फिर यहाँ पे बात आ रही कि जो इसको वसूल करके सरकार को मतलब जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनको कौन पहुंचाता था, तो आपके जो है प्रधान पहुंचाते थे, यानी जमींदारों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 56 पे। 56 जो है इसमें बात कही गई है, प्रेयरी को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। जो प्रेयरी है उसको विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो पहला है, यहाँ लोग जो प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, या फिर यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, या फिर कृषि की वैज्ञानिक विधियां का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, या फिर इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसमें आपका आंसर सही होगा थर्ड, यानी बी और सी आपके ऑप्शन सही हैं। यानी यहाँ लोग जो बहुत परिश्रमी होते हैं, और साथ ही साथ आपका जो है आंसर सही होगा बी और आपका सी सही है, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का जो है यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आपका बी और सी ऑप्शन सही, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रदेश में क्या अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का, यानी अगर अधिक मात्रा में गेहूं जो उत्पादन हो पा रहा है तो वहाँ के लोग स्वाभाविक है मेहनती होंगे, तभी जाके फसल जो है उत्पादित हो पा रही है, और साथ ही साथ वैज्ञानिक जो विधियां थी उनका भी प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 पे चलते हैं। 57 है, इसमें बात कही गई है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। यानी जो मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पड़ी होती हैं, और देशांतर रेखाएं आपकी ऐसे खींची होती हैं। ठीक है,
ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा कर रही हैं, यानी जो ये रेखाएं आखिर बनी है पृथ्वी पर, तो आखिर ये क्यों बनी हुई, इसका मेन पर्पस क्या है, किस उद्देश्य को ये कंप्लीट कर रही हैं। तो पहला है, ये पृथ्वी पर हर रेखाएं तथा पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं को इंगित करती हैं, या फिर ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए है, या फिर ग्लोब पर स्थानों को ढूंढने के लिए है, या फिर ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए। तो ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए भी नहीं है और आपका डिजाइन बनाने के भी लिए नहीं है। अब जो है आपका फर्स्ट होगा या फिर आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो आपका जो आंसर है वो आपका थर्ड सही है, यानी पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए जो है ये रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई, क्योंकि इससे क्या आपको पता चल जाएगा कहाँ पर उष्णकटिबंधीय है, कहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, कहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, कहाँ पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। तो ये सारा कहाँ पे आपका एशिया है, कहाँ पे भारत है, कहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, कहाँ पे अमेरिका है। तो ये सारा प्रोसेस आपको इन रेखाओं के माध्यम से पता चल रहा होता है। तो स्थान यानी स्थानों को ढूंढने के लिए जो है पृथ्वी पर ये रेखाएं खींची जाती हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। 58 है, इसमें बात कही गई पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत जो है पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, यानी कि पृथ्वी के जो चारों ओर फैली वायु है, पतली जो परत है, उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो इसको जो बनाए रखती है वो कौन सी, मतलब पृथ्वी की कौन सी वायु है, कौन सी वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। तो पहला है चांद का जो आपका गुरुत्वाकर्षण है, या फिर सूर्य का उष्मा है, या फिर पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, या फिर पृथ्वी पर चट्टानों और महासागर। तो इसमें आपका आंसर जो 58 का 2 ऑप्शन होगा, यानी पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो परतें वायुमंडल पे बनी हुई हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 59, ये आपका आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बात कही जा रही रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे जो है अच्छे हैं, यानी कि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं वो क्या है, लोगों को वो काम करने से रोक रही होती है जिसमें लोग अच्छे होते हैं। ठीक है, अगला इसमें तर्क जो दिया गया है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के मतलब खांचे में जड़ देती हैं। तो आपका इसमें आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही, क्योंकि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं, मान लीजिए आपको बहुत पसंद है कि आप कुछ करें, लेकिन अगर आप लड़की हैं तो लड़की का क्या काम है कि वो घर में रहे, घर का काम करे, बाहर वो काम नहीं कर सकती। ये जो धारणाएं बनी हुई हैं, तो जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप कुछ करना चाहते हो वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो धारणाएं बनी हुई हैं लोग अलाउ ही नहीं करेंगे, समाज अलाउ ही नहीं करेगा कि आप कुछ करें। तो ये भी आपका सही है। रीजन जो दिया गया है, रीजन भी आपका सही है, क्योंकि व्यक्ति जो मतलब धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं, यानी कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग करने की हिम्मत होती है, यानी हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी पाई जाती है। लेकिन क्या होता है कि जो धारणाएं बनी हुई कि लड़की तो घर का ही काम करेगी, लड़के जो है बाहर का ही काम करेंगे, मतलब बहुत सारे आज की डेट में जो लड़के हैं वो अच्छे खाना बना लेते हैं, बहुत अच्छे सर्फ हैं। ठीक है, तो ये कहना मतलब कि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो कौशल हैं, बहुत सारे जो एक्टिविटियां हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारा मतलब जो हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग करने की क्षमता होती है, तो वो कौशल जो है उनको रोकती है, उनको लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि क्या धारणा बनी हुई है कि जो लड़कियां वो घर का ही काम करने वाली हैं, चाहे जितना भी किसी फील्ड में वो अच्छी हो, बट क्या है उनको खाना ही बनाना है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हम लोग क्या है, ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो आपका आदर्शन भी सही दिया गया, आपका रीजन भी सही है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा 2, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है कि सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है भारत और बांग्लादेश जो पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं, यानी जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो पहला है, यह जलोढ़ जो है मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, या फिर इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, या फिर इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, या फिर इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका आंसर जो सही होने वाला है थर्ड, यानी कि आपका ए सही है, और आपका बी भी सही है, और आपका डी सही है। इसे निम्न ताप और जो है निम्न वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
और आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड सही हो जाएगा। यानी कि जूट उत्पादन के लिए क्या है, जो लोड मृदा होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उच्च ताप भी होना चाहिए, और इसमें आपका है भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता भी पड़ रही होती है। यानी अधिक तापमान और अधिक वर्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी 61st से क्वेश्चन जो है कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हो पा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, जो कि जून स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। तो अब करना क्या है, अगर आपने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है तो थ्योरी अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी जो है क्लास 8 की बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो अच्छे से कंप्लीट करिए। साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करिए, बस आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए दो चीज़ें, एनसीईआरटी फॉलो करनी है और साथ ही में प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन से आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। बाकी इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेज होगा, आपको समझ में आएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्या लैंग्वेज रहती है, कैसे क्वेश्चन मतलब डिजाइन किए जाते हैं। तो आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस भी चल रही हैं, साथ ही साथ आपके प्रीवियस के क्वेश्चन भी हो रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन आती है। बाकी आपको क्लासेस भी दी जाती हैं, सीटेट की भी क्लास आपको मिलती है, और आपको बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं, जो कि 2 बजे मिलती है, जिसमें हम लोग जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका पेपर 1 या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।